नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज का विषय जो है बहुत ही रिसेंट एक घटना हुई है, दुर्घटना हुई है कि कुछ छात्रों ने ट्रेन जला दी क्योंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही थी रेलवे की तरफ से। या उसमें बड़ी सारी सबकी अपनी अपनी बातें हैं कहने को कि समस्याएं हैं या किसी वजह से उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं या परीक्षाएं टल रही हैं या जो भी कारण है। पर उनका इतना बड़ा हिंसात्मक रवैया है कि उन्होंने रेल जला दी। और इसमें कई तमाम बातें आ रही हैं कि कोचिंग संस्थाएं भी इन्वॉल्व हैं, जो लोग पेपर मैनेज करते हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीजें। तो आज की चर्चा इस विषय पर, और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अजीत सिंह। आइए उनको जोड़ते हैं। नमस्कार अजीत जी, क्या हाल, कैसे हैं? नमस्कार संदीप भाई। बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? आप सुनाइए। बस गुड सर। ये एक जो दुर्घटना हुई है कि ट्रेन जला दी गई, बहुत दिनों बाद जो है इस प्रकार की एक बड़ी दुर्घटना सुनने को मिली या देखने को मिली कि ट्रेन ही जला दी गई। जलाई किसने? छात्रों ने। किस चीज के लिए? वो रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रेलवे की एक ट्रेन जला दी। काफी पैशनेट है सर। हाँ, ऐसा पैशन भगवान सबको दे। खैर, पॉइंट है कि ये क्या पागलपन है, या ये सरकारी नौकरी के प्रति इतना क्या पैशन तो नहीं कहूंगा। पैशन होता है तो बड़ी पॉजिटिवली यूज होता है। ये क्या थॉट है, ये क्या है? ये हमारा समाज में सरकारी नौकरी के प्रति इतना क्यों एकदम आकर्षण भी नहीं है सर? ये क्या है? टेल मी अबाउट इट प्लीज। संदीप भाई, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे प्रारब्ध के इस स्टेज पे बुलाने के लिए। एक बात बताऊं आपसे कि ये इसको दुर्घटना नहीं बोलते हैं। ओके। दुर्घटना जाने अनजाने में गलती से हो जाती है, बाई चांस हो जाती है। जी। पर ये इस प्रकार के जो है ना, ये देशद्रोही तत्वों द्वारा ये जी। देशद्रोह की घटना है, जिसमें इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। जी। एक बात आपको बताऊं, नपुंसक सरकार है जो इन काफी बड़ा स्टेटमेंट है। राष्ट्र राष्ट्रद्रोही तत्वों को पाल रही है। इसकी शुरुआत इन्होंने की थी शाहीन बाग से, और इनको होली काऊ बना के पालती रही। फिर वो चाहे सिंघू बॉर्डर हो, और हम्म। जब आप एक चीज में ढिलाई बरतेंगे तो उससे दूसरे का मन बढ़ता है, फिर दूसरे को उत्पात करने का मौका देंगे, लाल किले तक चढ़ जाने देंगे एक होली काऊ को। फिर नई एक होली काऊ तैयार हो गई। पहले एक होली काऊ थी साहब, औरतें हैं क्या करें। वो एक साल तक पूरा जो है शाहीन बाग की वो एक मेन रोड घेर के बैठे रहे। 1.5 साल सर, तक ये पूरा देश मैं इन्होंने जान करके रखा वहां। जी। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा कि आज का विषय हमारा नहीं है। मैं समझ रहा हूँ कि आप उसको जोड़ रहे हैं वहां से, और एक सॉरी तारतम्य दिखा रहे हैं आप। वो एक अलग मैटर है, ठीक है। फिलहाल जो है, अगेन वही है कि हम एक बायस्ड व्यू से न देखें। अगर हम इस विषय को देखें कि सरकारी नौकरी के लिए ट्रेन जला देने तक की घटना, और अभी भी बिहार में बवाल चल रहा है, तो और इसको बहुत जस्टिफाई किया जा रहा है। ये आप स्टूडेंट्स की बात है, कम्युनिटीज एक है, जैसे पहले किसान के नाम पे हुआ, फिर अल्पसंख्यक के नाम पे हुआ, फिर अब छात्र के नाम दीज आर पे द हुआ। होली काउज ना। दीज आर द होली काउज ऑफ सोसाइटी। और ये चाहे जो उत्पात कर दे, अरे साहब ये होली काउ है, इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो एक हम्म। स्टूडेंट होली काउ बन गई। हम्म। सब हम्म। ट्रेन फूकने का क्या मतलब है, आप मुझे बताइए ना। पहली बात तो सब एक बात बताइए ना। बाबा जी वही है ना जो कि पोस्टर लगवा देते हैं और घर की कुर्की करा लेते हैं, और जो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान हुआ है उसे वसूल लेते हैं। जी। रेलवे को इसी तरह इनसे वो सारी कीमत वसूलनी चाहिए, जो भी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान उन्होंने पहुंचाया है। योगी बाबा वाली पॉलिसी अपनाइए, इनके घर की कुर्की कीजिए, इनसे वो सारी कीमत वसूलिए सबसे पहले तो। अब आप अगले सवाल पे आते हैं।
कि ये सरकारी नौकरी के प्रति इतना आकर्षण क्यों है। तब एक बात बताइए ना, हमने तो आज तक कोई आंदोलन नहीं देखा कि किसी प्राइवेट नौकरी के लिए किसी ने आंदोलन किया हो। अच्छा, ये सरकारी नौकरी वाले सिर्फ पाने के लिए नौकरी से पहले आंदोलन नहीं करते हैं, उसके बाद भी तो ये जीवन भर आंदोलनरत ही रहते हैं। इनकी पूरी सरकारी नौकरी का टेन्योर आंदोलन, ये हड़ताल वो हड़ताल, ये मांग वो मांग, हमारी मांगे पूरी करो, इसमें बीत जाता है। और रेलवे की यूनियंस तो कुख्यात हैं अपनी गुंडागर्दी के लिए। पूरे रेलवे तंत्र को बंधक बना के, मैं अगर आप मुझसे रेलवे की यूनियंस की गुंडागर्दी की बात करेंगे ना, तो मैं इसको आप 1 महीना लगातार बोल सकता हूं। आपकी एक पूरी तो सीरीज ये है। सरकारी नौकरी के प्रति ना, ये जो आकर्षण है ना, इसका एकमात्र कारण है कि हमारे देश में एक एक सिस्टम है कि यदि अब आपको सरकारी नौकरी एक बार मिल गई, तो अब आप अगले 35 साल के लिए सरकार के हो गए दामाद। अब करो चाहे कुछ न करो, आपका कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, आपसे काम ले ही नहीं सकता। इतने उसमें तंत्र हैं कि आप सरकारी नौकर यदि हो गए तो ठीक 31 तारीख को आपके खाते में एक फिक्स रकम आ जाएगी, एक फिक्स अमाउंट आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, इतने % डीएनएस अलाउंस मिल जाएगा, कुछ करो चाहे ना करो, तो अगले 35 साल तक आपको सरकारी दामाद बनना है। आप इस सरकारी नौकरी में से सिर्फ ये जो परमानेंट 35 साल की नौकरी की गारंटी है ना, ये गारंटी हटा दीजिए। प्राइवेट नौकरी में होता है ना, बेटा काम करो नहीं तो 1 महीना का नोटिस देके निकाल देंगे। वो सिस्टम यहां लागू कर दीजिए कि बेटा काम करो नहीं, 1 महीने बाद निकाल देंगे। सरकारी नौकरी का 99% क्रेज खत्म हो जाएगा। हरामखोर जो पाल रखे हैं ना सरकार ने, ये इसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आप खाली ये हरामखोरी करने पर निकाले जा सकते हो। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। आई डोंट शुगर कोट माई वर्ड्स, मैं बहुत कड़वा, बहुत खरा बोलने के लिए कुख्यात हूं। इनसे सिर्फ ये हरामखोरी करने पर निकाल दिए जाओगे, सिर्फ इतना एक परिवर्तन कर दीजिए, सरकारी नौकरी का सारा क्रेज 3 मिनट में काबू हो जाएगा, फिर कोई नहीं आएगा सरकारी नौकरी करने। ओके। ये है मूल मूल ये कारण। जी कि फिक्स सैलरी हो जाती है अगले 35 साल के लिए। एक हाँ पर्टिकुलर अमाउंट जो है आपको मिलता ही मिलता है, भले काम करें चाहे ना करें। खैर, उसमें एक एडेड, अच्छा, ये जो बोर्ड की परीक्षाओं की जो भी धांधली हुई है, या जो भी धांधली तो नहीं, या डिले हुआ है, या कुछ भी हुआ है, तो इस प्रोसेस को हैंडल भी तो सरकारी अधिकारी ही कर रहा है ना। वो सीधे जी ये डाल दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार दोषी है और मंत्री दोषी हैं और ये दोषी हैं, वो तो चलो ठीक है, वो टॉप टॉप ऑफ द हेड है, उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। पर ये उसी सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे हैं जिस जहां पे ऑलरेडी कुछ सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, जो उनके आने की इस प्रक्रिया को इतना कम्बरसम, इतना प्रॉब्लमेटिक बनाए हुए हैं। इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन दी सरकारी नौकरी सिस्टम, सरकारी अधिकारी या इस प्रॉब्लम में, कि वो सिस्टम ही अजीबो गरीब है, जहाँ कोई काम कैसे कितनी लापरवाही से बिना किसी ध्यान, मतलब ठीक है, पूरा देश हैंडल कर रहे हैं, बहुत लोग अच्छा भी काम करते हैं उसमें, और हम लोग जो बहुत सारा एक हमारे समाज में बहुत नॉर्मल चीजें चलती हैं वो सरकारी अधिकारियों की बदौलत है। लेकिन वो 80-20 वाला सीन है, वहाँ पे 20% पीपल ही जो है प्रोडक्टिव है, थोड़ा अपना मन से काम करते हैं। और डिपार्टमेंट्स में भी है, जैसे रेलवे में भी हम देख रहे हैं कि अब रेलवे बहुत सुधर गया, अब ट्रेनें एक्सीडेंट नहीं होती, टाइम पे आती है, बहुत सारी चीजें। ऑफ कोर्स कुछ लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कायदे से काम कर रहे हैं, हरामखोरी नहीं कर रहे, इसलिए बहुत सारे सिस्टम्स नॉर्मली चल रहे हैं। बट ये जो क्रेज है, इसका कारण ये भी है ना कि नमक का दरोगा का फेमस लाइन है कि सर, तनख्वाह जो है तो वो तो पूनम का चांद है, एक बार दिखती है चली जाती है, और ऊपरी कमाई जो है वो एक बहता हुआ दरिया है, जब चाहा निकाल लिया। वो भी तो एक बड़ा कारण है। नहीं, मैं आपको बताऊं,
हर नौकरी में ऊपरी कमाई नहीं होती है। ऊपरी कमाई वाले जो पद हैं वो बहुत 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 कम है। और 99% सरकारी कर्मचारी को ऊपरी हराम की कमाई का चांस नहीं होता है। बहुत लिमिटेड से कुछ पोस्ट हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां वो हराम की कमाई, ऊपरी कमाई कर पाते हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स जो कुख्यात हैं, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो सभी लोग जानते हैं। पर इसके बावजूद हर एक सरकारी नौकरी के प्रति हमारे देश में एक आकर्षण है। ऊपरी आमदनी हो चाहे ना हो, हम्म। अगर ऊपरी आमदनी है फिर तो खैर चले, कहने ही क्या है। परंतु यदि ऊपरी आमदनी नहीं भी है तो हर महीने एक निश्चित रकम 31 तारीख को खाते में आ जाने की गारंटी है ना। पोस्ट रिटायरमेंट पेंशन प्लान्स भी वो हैं। जो गारंटी है ना, हम्म। वही पर्याप्त है इनको जो है सरकारी नौकरी का। अच्छा, मेरी इस साफ गोई की बहुत लोग आलोचना करते हैं, तो मैं एक अपने तो इन दर्शकों को एक बार बता देना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि आपको शायद लगता है कभी जीवन में सरकारी नौकरी नहीं मिली, तब इसलिए आप इतनी नौकरी की आलोचना करते हैं। मैं इन पे अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि भैया हमको सरकारी नौकरी मिली थी और बहुत शानदार नौकरी मिली थी। ऐसी नौकरी जो कुछ लोगों की ड्रीम जॉब हो सकती है, और हमने वो काफी दिन तक की। और की नहीं, मतलब अब मैं क्या बताऊं कि मतलब जब मैं कहता हूं ना कि सरकारी नौकर से बड़ा हरामखोर इस धरती पे, कुछ, सभी नहीं होंगे, कुछ लोग, कुछ ऐसे पद हैं जहां के आप हरामखोरी कर नहीं सकते, पर साहब ज्यादातर पद ऐसे हैं जहां फुल हरामखोरी होती है। और हमारे विभाग में हम भी सर उन्हीं में एक थे। सुनिए, हम भी उन्हीं में थे, इसलिए हम तो जानते हैं। पर फिर हमारा जमीर बहुत जल्दी जाग गया था और हमने तब वो नौकरी छोड़ दी थी। ठीक, मैंने कहा भैया ये मुफ्त की तनख्वाह हमको चाहिए नहीं। और दूसरी एक चीज, हमको पहले पहले दिन से मुझे यह पता था कि जितना मुझे इस सरकारी नौकरी में मिलता है उससे बहुत ज्यादा मैं एक आजाद पंछी की तरह जीवन जी के, अपनी शर्तों पे जीवन जी के कमा लूंगा। इसलिए मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी मैं करके और पूरे सिस्टम को अंदर से देख के ये बात बता रहा हूं कि सरकारी कर्मचारी में बहुत से लोग, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी क्षमता का 1/10 काम भी नहीं करते हैं। सरकारी नौकरियों में सब एक जुमला चलता है कि बने रहो पगला, काम करेगा अगला। फाइल के ऊपर बैठे रहो, काम के ऊपर बैठे रहो, तनख्वाह लेते रहो, काम बोला काम अगला। जब तुम कुछ काम नहीं करोगे तो यहां से हटा दिए जाओगे या कुछ होगा, तो जो अगला आएगा वो करेगा ना, तुम क्यों टेंशन ले। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। तो इस पगले को असल में निकाल देने की जरूरत है। इस पगले को नौकरी से निकाल दो, और जो नया खैर वाला वो रखो बड़ी तुमको भी बेटा निकाल देंगे नौकरी से अगर काम नहीं करोगे तो। खैर वो एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि वो पूरा एक तंत्र है जो एक चलती हुई मशीन है ना हमारा देश, उसमें सरकारी तंत्र का बहुत बड़ा देखिए, योगदान है। मैं आपको वो बताऊं, ये नियुक्तियों में जो देरी सरकार कुछ कर रही समय है ना, चला इट होगा सर। ऑल जी। ऑल बाय डिजाइन, इट हम्म। इज ऑल प्लान्ड। हम्म। भारत सरकार सरकारी नौकरियां खत्म कर रही है, और इसमें भी वो संविदा पे ज्यादातर नियुक्तियां कर रही है, जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। ये हम्म। इसीलिए तो प्राइवेटाइजेशन का विरोध करते हैं। हम्म। जब ये किसी प्राइवेट एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे ना, तो वो इनको फिर सरकारी दामाद बना के नहीं पालेगा। तो प्राइवेटाइजेशन ही इसका एकमात्र उपाय है। और ये जितनी नई नियुक्तियां हो रही है ना संविदा पे, यही इसका हल है। ठीक है, बात आपकी सही है। मैं इसमें जैसे मुझे दो बातें ध्यान में आ रही हैं। जैसा आपने कहा प्राइवेटाइजेशन, तो 91 के लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारा प्राइवेट सेक्टर हमारा ओपन हुआ, और आज की डेट में भी आप ये अक्सर कहते हैं कि सरकारी नौकरी मतलब भारत में जितने लोग काम करते हैं उसमें सिर्फ 3% लोग करते हैं। बाकी 97% आर इन द प्राइवेट डोमेन। वो किसी भी रूप में या हो सकते हैं, बिजनेस है, सेल्फ है, कंपनी में काम करते हैं, जहां भी है। सो जब जो एक प्राइवेटाइजेशन 97% चला सकता है, तो वो ऑफ कोर्स थोड़ा सा और अपना रोल बढ़ा सकता है, वो एक अलग मैटर है। फिर भी दूसरा, मैं इस मुद्दे पर मैं आज बहुत लोगों को सुन रहा था जो होली काऊ की आप बात कर रहे थे, तो बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे ऑफ कोर्स मीडिया के कुछ लोग हैं,
और वो एक और वो छात्रों को जो एक छात्रों को जिन लोगों के माध्यम से गुजरना होता है, एक स्टूडेंट्स टीचर्स होते हैं उनके, इंटर के कॉलेज में होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं डिग्री कॉलेज में अलग अलग, तो वो लोग गाइडेंस भी तो वही करते हैं ना, क्योंकि और वो ये बताते हैं कि सरकारी नौकरी पाना तुम्हारा हक है। मैं आज उन लोगों को सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि भाई दे आर जस्टिफाइंग वट एवर द स्टूडेंट्स आर डूइंग, कि भैया सरकारी नौकरी आपका हक है, आपको लेना चाहिए, आपको उसके लिए सरकार से लड़ जाना चाहिए, भिड़ जाना चाहिए। और ये बकायदा जो समाज के इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धि से तो आई डोंट नो व्हाट 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 दे वांट, लेकिन दे लिटरली आर हेलबेंट की नहीं सरकार, और ये बहुत ओन करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसे ये बात को इतनी प्रोमिनेंटली कह देते हैं कि आप पैदा हुए हैं, आपने पढ़ लिया, आपने बीए कर लिया। एक तो ये एजुकेशन सिस्टम भी अपने आप में अजीबोगरीब है कि स्किल, आप अक्सर कहते हैं कि स्किल्स तो डेवलप कराता नहीं, सिर्फ डिग्री दे देता है। उसके बाद सबको ये लगता है कि अब मैं सिर्फ एक सरकारी काम कर सकता हूँ, या मैं एक लेवल से नीचे काम नहीं कर सकता सरकारी तो ये बड़ा एक अजीब सा विशेष सर्कल चल रहा है, जिस जो इस देश के बहुत सारे लाखों लोगों का करियर बर्बाद कर रहा है और टाइम भी बर्बाद कर रहा है। क्योंकि कोई भी सरकारी नौकरी बिना तैयारी के, एक तो तैयारी को अपने आप में एक लंबा प्रोसेस है, तैयारी पे भी आपसे बात सुनना चाहेंगे कि तैयारी करते करते बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल अपने जीवन का प्राइम गुजार देते हैं, यहाँ तक कि जमीनें घर की बिक जाती हैं कोचिंग वगैरह में पैसे देने के लिए। और फिर एक कहानी निकलती है हर साल की, एक रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बना, उसको बहुत महिमा मंडित किया जाता है। पर उस सक्सेस के पीछे कितने हजारों लोग, लाखों लोग बेरोजगार रह जाते हैं या बेकार हो जाते हैं, इनका लाइफ खराब हो जाता है। इस पे आपका क्या कहना है? बहुत सारी बातें हो गई हैं, आप एक अपना एक 20 मिनट हो गए हमारे, तो एक अगर क्लोजिंग रिमार्क दे सके तो। 20 मिनट, बीस दस मिनट की मिनट कोई वो नहीं है, हम 40 मिनट भी इस डिस्कशन को कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक एक बात है। यस। बताऊं आपको, ये जी। हमारे हमारी सोसाइटी का ना जो एटीट्यूड है ना, पता है क्या है? कि भैंस खियाने के लिए, भैंस पालने के लिए एक सिक्कड़ चाहिए होता है, जो कि 150 रुपए का आता है, और एक हौदी चाहिए होती है जो 500 रुपए की आती है। तो कुछ लोगों ने ये सुन लिया कि भैंस खिलाने के लिए एक सिक्कड़ चाहिए, एक हौदी चाहिए, तो वो क्या करते हैं, बाजार से 150 रुपए का सिक्कड़ खरीद लाते हैं। फिर वो कहता है, हम सिक्कड़ लिया ले, अब हमके तो भैंस दे दा। तो बोले, अरे भैया, ऐसे कैसे भैंस दे दे, लाख रुपए की भैंस आती है। बोले, अरे हम सिक्कड़ लाया हूं, हम भैंस का वो चेन खरीद के लाया हूं, कैसे नहीं देगा तुम नौकरी? तो हम बोले, भाई काहे लाए भाई तुम सिक्कड़ खरीद के? तो बोले, अरे काहे सिक्कड़ का इतना दुकान खोले हो, सिक्कड़ काहे फैक्ट्री में बनता है? सिक्कड़ का दुकान खुला है, इसलिए हम सिक्कड़ खरीद के लाया हूं। अब चूंकि हम सिक्कड़ खरीद के ले आया हूं, तो अब तुम हमको भैंस दो। तब दिस इज द एटीट्यूड। क्योंकि मैंने एक डिग्री हासिल कर ली है, बेशक मुझे आता जाता कुछ नहीं है, अब मुझे आप नौकरी दे दीजिए। क्यों? क्योंकि मेरे पास डिग्री है, चूंकि मेरे पास सिक्कड़ है, इसलिए मुझे भैंस प्राप्त करने का हक है। तब ये सिखाया जा रहा है, और यही नक्सलाइट सोच है कि पहले पूरे समाज को सिक्कड़ खरीदवा दो, और फिर ये बताओ कि तुमको तो भैंस सरकार द्वारा प्राप्त करना तुम्हारा हक है। तो सब यही, ये इस तरीके से ना देश के युवा वर्ग को नक्सलाइट जो है ना, हमारे ये अर्बन नक्सलाइट्स, सब ये इसी तरह भड़का रहे हैं। और मैंने आज तक, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात कहता हूं कि नौकरी मांगने वाले मत बनो, चाहे वो सरकार से ही नौकरी क्यों ना हो, नौकरी देने वाले बनो। बी एन एंटरप्रेन्योर, जॉब सीकर मत बनो। इतनी योग्यता पैदा करो कि जॉब 10 लोगों को दे सको, 10 लोगों को रोजगार दे सको। तब ये जितने नक्सलाइट्स हैं जो नौकरी देने की दुकान चलाते हैं, ये जितने कोचिंग वाले हैं, ये जितने सिक्कड़ बेचने वाले हैं, ये हमारे जितने स्कूल कॉलेजेस खुले हैं ना, ये बच्चों को एक ही तो सपना बेच रहे हैं कि पढ़ लो तुमको नौकरी मिलेगी। जिस दिन नौकरी मिलनी बंद हो जाएगी, सरकारी नौकरी, और अपने उद्यम से जीना खाना होगा,
तो फिर ये बताइए ना कि ये शिक्षा की दुकानें चलेंगी कैसे? शिक्षा का तो 99.9% आधार ही है कि पढ़ लो, डिग्री ले लो तो नौकरी मिलती है। नौकरी मिलनी बंद हो जाए उस डिग्री की बदौलत, तो फिर पता क्या होगा? ये सारे डिग्री बांटने वाले स्कूल कॉलेजेस स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बन जाएंगे। और ये जितने लोग ये कागजी पढ़ाई पढ़ा के, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा के, और ये जो डिग्री बांट रहे हैं ना, तब इनको स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और स्किल डेवलपमेंट करना था बहुत बड़ा टेढ़ा काम है। अ, भारत में इसकी बड़ी लंबी परंपरा रही है। जैसे आज जातियों की बात होती है तो जातियां अपने कर्म से परिभाषित होती थी। लोहार, धोबी, और एक हर गांव जो है अपने आप में सेल्फ सस्टेनिंग होता था। और ऑफ कोर्स बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि अंग्रेजों से आने से पहले भारत 25% ऑफ द जीडीपी वर्ल्ड का देता था। और हम आज से नहीं, हम 3000 साल 2000 साल पहले से ग्रीक से ट्रेड कर रहे हैं। और वो सब स्किल ही था। वहाँ एजुकेशन रही थी, वो एक अलग एजुकेशन थी। वहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट भी थे, आर्यभट्ट थे, सुश्रुत थे, चरक थे, बहुत लोग थे। लेकिन जो स्किल्स थे, मुगलों के आने के बाद भी या आताताइयों के आने के बाद भी, टिल दैट, जब तक अंग्रेज आए, तो स्किल्स जो है जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा था। और वर्ल्ड का बेहतरीन सामान हम बनाते थे और उसमें और भी ग्रोथ करते थे। और ये हर एरिया, भारत का हर एक एरिया अपने किसी न किसी सामान के लिए, काम के लिए, वो जातियां अपने हुनर के लिए पहचानी जाती हैं, आज भी पहचानी जाती हैं। कई जातियां हुनर पे। तो ये स्किल्स की बात, और ऑफ कोर्स स्किल्स ने ही जो है भारत को इतना जीडीपी दिया या बाकी सारी चीजें दी। ये स्किल को काट कर जो ये रोट लर्निंग करवाई गई है, और ये बता दिया गया है कि प्राइवेट में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपका शोषण हो रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ छात्रों को बरगलाया जा रहा है कि बेटा तुमको सरकारी नौकरी चाहिए। प्राइवेट में जो काम कर रहा है उसका शोषण हो रहा है। ये मतलब एक बाय डिफॉल्ट ठप्पा लगा हुआ है। तो वो अपनी जिंदगी बना रहा है, वो आगे ग्रो कर रहा है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। मैं बहुत लोग को जानता हूँ जिन्होंने बहुत छोटे से शुरू किया था, आज की डेट में दे आर मास्टर्स ऑफ देयर लाइफ, बहुत ही अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं। प्लस उसके बाद उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया, एंड हजार लोगों को एम्प्लॉय नौकरी दे रखे हैं। सो इस चीज, और ऑफ कोर्स वो उनकी बेसिक एजुकेशन वही बीएससी एमएससी थी, लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स को बढ़ाया, इम्प्रूव किया, और काम करते चले गए, आगे बढ़ते चले गए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं जो बरगलाते हैं कि बेटा तुमने सिक्कड़ खरीद ली है, डिग्री पा गए हो, अब तुम्हारी नौकरी तुम्हारा हक है। और ये बच्चे अपना जीवन बर्बाद करते हैं, और उनको वो स्किल डेवलपमेंट नहीं, और उस रास्ते से ही हटा दिया जा रहा है। उस रास्ते से ही हटा दिया जा रहा है। तो आई थिंक स्किल डेवलपमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो टॉपिक आपने, जो बात आपने कही, इसमें एक छोटी सी बात और है सर, कि ये चेंजेस होंगे कैसे? हाउ आर, मतलब ये जो पूरी धारणा है, सामाजिक धारणा है, जो 70 साल से परोसी गई है हमें, कि 1950s में ही नया दौर फिल्म बनती है दिलीप कुमार की, और उसमें मतलब जब देश तुरंत स्वतंत्र हुआ था, और तब कल कारखाने या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होनी चाहिए थी, या ग्रो करने के लिए कितने हम काम कर सकते हैं, तो उसमें बहुत बड़े एक्टर दिलीप कुमार साहब, वो ऑफ कोर्स अपने शूटिंग लोकेशन पर वो कार से ही जाते होंगे, वो अपनी पर्सनल कार से जाते होंगे नया दौर के सेट पर फिल्म में ये दिखाते हैं कि बस नहीं चलनी चाहिए, तांगा चलना चाहिए, तांगे वाले क्या करेंगे। और मतलब ये सोशलिज्म ने हर तरीके से पुश किया है। ये सोशलिज्म और कम्युनिस्टों ने ये हमारे दिमाग में पूरी तरह बिठाया है। ये चेंजेस कैसे आएंगे सर? दिस इज माय क्वेश्चन। देखिए, आपके असल में क्वेश्चन तीन चार हो गए। देखिए, हमारा जो एंशियंट एंशियंट जो प्राचीन भारत था ना, वैदिक काल में, तब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था और हमारी पूरी की पूरी जो सोसाइटी थी, वो स्किल ओरिएंटेड थी, कर्म प्रधान थी। और हमारी पूरी वर्ण व्यवस्था भी कर्म प्रधान थी। वो कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्चते। जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, संस्कारों से आदमी द्विज बनता है। तो उसमें यह था कि आप चाहे जिस वर्ण में पैदा हुए, आपके पिता चाहे जिस वर्ण में थे, परंतु आप अपने प्रोफेशन को चूज करके किसी भी वर्ण में जा सकते हैं। ये हमारा सिस्टम था। तो ज्यादातर लोग स्किल ओरिएंटेड काम करते थे, और पूरी सोसाइटी जो थी वो स्किल ओरिएंटेड थी। और शिक्षा
हायर एजुकेशन वो समाज के सिर्फ गिने चुने लोग ही लेते थे, जो कि पुरोहित वर्ग था, है, या जो शिक्षण कार्य में होते थे। क्षत्रिय जो थे वो तमाम युद्ध की शिक्षा लेते थे, और बाकी वर्ण जो थे वो पूरा का पूरा स्किल ओरिएंटेड समाज था। इसलिए एजुकेशन में बहुत कम लोग ही जाते थे, सिर्फ वही लोग जाते थे जिनका प्रोफेशन एजुकेशन है। अब मुझे आप एक बात बताइए कि जिस आदमी को कपड़ा धोना है या प्रेस करना है, जिस आदमी को बेकरी में केक बनाना है, वाई शुड ही लर्न क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री? तो जब आप पूरे देश को एक नकली शिक्षा व्यवस्था में आप झोंक देंगे और लाखों 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 लोगों को ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनाएंगे, तो फिर वही बात है ना कि अरे भैया, इतने लोगों को आप पोस्ट ग्रेजुएट बना रहे हैं और काम उनको करना है स्किल का, जहां उस एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो जब आप अनावश्यक लोगों को, अच्छा, एजुकेट तुम कर नहीं रहे हो, तुम सिर्फ एक फर्जी डिग्री पकड़ा रहे हो, तो फिर अब फर्जी डिग्रीधारी आदमी है उसको यह समझा दिया गया कि ना ना, तुम तो बड़े हाईली क्वालिफाइड आदमी हो। अब वो स्किल वाला कोई काम, छोटा काम करे, उसको वो छोटा काम मानने लगता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक फर्जी डिग्री है। अब वो चूंकि उसने सिक्कड़ खरीद लिया है, तो वो कहता है मुझको भैंस दो। किसी ने कहा, अरे भैया, भैंस बड़ी महंगी आती है, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम एक काम करो, 4 ठो बकरी जिया लो और चरा के पाल लो। बोले, हाँ, इतना भारी सिक्कड़ है हमारे पास, हम बकरी जियाऊंगा? तो साहब वो बकरी पालन करना नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास सिक्कड़ है। सर, दूसरी चीज, आपने कहा ना ये होगा कैसे? वो ना, ऑस्ट्रेलिया में एक जू है जिसमें वेल्स रखी जाती हैं। जू में समुद्र के किनारे एक एनक्लोज बाड़ा है, उसके अंदर वेल्स और शार्क्स और ऐसी मछलियां रखी जाती हैं। तो वो एनिमल्स वाला जो विभाग है, उसका एक नियम है कि किसी भी स्वस्थ जानवर को 6 महीने से ज्यादा जू में नहीं रखा जाएगा। तो क्या कहते हैं कि 6 महीने बाद ना उसको, उस बाड़े को खोल दिया जाता है और उनको उस जू से बाहर निकाल दिया जाता है कि वो जाओ, समुद्र में वापस जाओ। अब चूंकि उनको 6 महीना तक उस बाड़े में मुफ्त का खाना खाने की आदत पड़ जाती है ना, तो वो मछलियां जो वेल्स और बाकी जो फिशेज होती है ना, वो बहुत दिनों तक उस बाड़े के इर्द गिर्द ही मंडराती रहती हैं, और टूरिस्ट उनको कुछ ना कुछ खाने को डालते रहते हैं। तो वहां पे बड़ा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है कि टूरिस्ट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू थ्रो एनी ईटेबल फॉर देम। क्यों? कि भैया, जब यहां भूखी मरेंगे ना, तो फिर मजबूरन जाएंगे शिप वहां सी में, डीप सी में, तब जाएंगे जब भूखी मरने लगेंगी। तो मुझे इन लड़कों से एक ही सवाल पूछना है कि अरे भैया, जब तुम जानते हो कि 10, 20, 30 हजार वैकेंसी के लिए 1.5 करोड़ एप्लीकेशन आई है, और तुमको मालूम है कि सिर्फ 30 ही हजार भरी जानी है, तो बाकी वो जो 1 लाख, 1,50,00,000 एप्लीकेशंस हैं, जिनको पहले दिन से ही तय था कि इनको नौकरी नहीं मिलनी है, सिर्फ 30 हजार को मिलनी है, तो आपके पास कोई प्लान बी है कि अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिलेगी? और अब आप देख रहे हो कि सरकार नौकरी देने में बिल्कुल इच्छुक नहीं है। सरकार पक्की नौकरी देने में इच्छुक नहीं है, वो नहीं चाहती कि आप पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी करें। तो भैया, तुम्हारा कोई प्लान बी है? तुमने कोई प्लान बी बनाया है कि अगर ये सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं क्या करूंगा? तो हमारे समाज को, हमारे सारे स्टूडेंट्स को ये जरूरत है कि भैया, प्लान बी बनाओ। सरकारी नौकरी अब नहीं मिलेगी, इसको जान लो। ये बात सरकार को और समाज को और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, स्टूडेंट्स को स्पष्ट बतानी पड़ेगी। हालांकि इनको अब तक अपने से समझ जाना चाहिए था
मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं कि भैया ये सरकार अब तुमको सरकारी नौकरी नहीं देगी। सर जी। ये जो सरकार है, एक मोदी जी की एक योगी जी की, ये सरकार फिर भी सरकारी नौकरियों को बहुत पारदर्शी तरीके से सबको अवेलेबल करा रही है, जितनी भी अवेलेबल है। इससे पहले तो ये होता था कि 10-10 लाख 15-15 लाख रुपए का आदमी पैसा, जमीनें बेच के लोग जाते थे, सिपाही हो जाते थे, सिपाही मतलब सब लोग बहुत हाँ नौकरियों हाँ की भर्ती में भयानक धांधलियां होती हैं। एक ही कम्युनिटी के लोगों को एक सरकार में काम मिलता था। बहुत फेमस केस है अखिलेश सरकार में, यूपीएससी में जो पीसीएस अपॉइंट्स होते हैं, वो 100 में से 72 यादव थे, अपॉइंट कर दिए गए थे। और बेशर्मी ये, और उस समय ऐसा होता था, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए उस समय तैयारी करते थे, कि तमाम यहाँ तक ये होता था कि हर जो भी छात्रों का नहीं होता था, तो वो हाई कोर्ट चले जाते थे। और सरकार में कुछ लोग मंत्री मंत्री पैसा लेके भर्तियां कर दी उन्होंने, और फिर हाई कोर्ट उन भर्तियों को खारिज कर देता था कि यार ये तुम्हारा प्रोसेस सही नहीं है, और खारिज हो गया, तो पैसा भी गया, नौकरी भी नहीं मिली। और ये बहुत लगातार चला, इस हद तक हुआ कि उस सरकार में, जैसे आज अखिलेश यादव जी ने अपने टिकट छुप के बांटे ना, बिना पब्लिक किए हुए, उस वक्त जिसका रिजल्ट डिक्लेयर होता था, फिर पब्लिक डिक्लेरेशन नहीं होता था रिजल्ट का सरकारी नौकरियों का, वो इंडिविजुअली जिसको होता था, जिसका सिलेक्शन होता था, सिर्फ उसी को पता होता था। तो जो लोग बाकी लोग थे उनको हवा भी नहीं देती कि रिजल्ट आया कि नहीं आया, सो दैट दे कांट गो टू हाई कोर्ट और एनी कोर्ट। अब की सरकार फिर भी प्रॉपर तरीके से जितनी भी सरकारी नौकरी देना चाह रही है, जो भी दे रही है, अभी 5 साल में योगी जी के किसी भी सरकार 1.5 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, एक पैसा नहीं चला है। और इसी में पता नहीं कितने लोग बारे न्यारे हो जाते हैं। तो पॉइंट इज कि अब सरकार नहीं देना चाह रही, उसका भी एक कारण है भाई, क्यों अपना एनपीए बढ़ाएगी, क्यों अपना एक्सचेकर पे बोझ डालेगी। वो पैसा कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं हमारे आपके टैक्सेस से ही जाएगा। जबकि करने को बहुत सारे काम है, उसी पैसे को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में डालेंगे, हम ग्रोथ स्टोरी करेंगे, हमें बिजली की आवश्यकता है, हमें हॉस्पिटल्स की आवश्यकता है, आयुष्मान योजना चली, दुनिया भर की योजनाएं चल रही। और ऑफ कोर्स सबसे मेन बात, अगर सरकार तनख्वाह देगी, कोई भी तनख्वाह देगा। एक चीज और है सर, एक प्रवृत्ति बड़ी अजीबो गरीब है, और सब में है, ये हम सब में है, हम भी, हम खुद कितने बड़े आलसी लेथार्जिक क्यों ना हो, हमको जब किसी से और से काम लेना होता है, तो हमको आदमी परफेक्ट चाहिए, मेहनती चाहिए, ईमानदार चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये जो सरकारी नौकरों की अब बात कर रहे हैं कि इनको सैलरी चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्हीं को जब दूसरे से किसी से काम चाहिए, जैसे आप एक बात कह रहे थे, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सरकारी नौकरी यूज तो सब कुछ प्राइवेट का दिया हुआ करता है, ये बड़ा विरोधाभास है। मैं कल मेरे एक मित्र हैं, वो खुद भी सरकारी स्कूल में मास्टर है, उनकी वाइफ भी सरकारी स्कूल में मास्टराइन है। मैंने कहा तुम धरती के एकमात्र ऐसे प्राणी हो जो अपने प्रोडक्ट को, तुम्हारा जो अपना खुद का प्रोडक्ट है उसको कुत्ता भी नहीं खाएगा। तुम वो शेफ हो कि तुम्हारा बनाया हुआ खाना न तुम खाते हो, न तुम्हारे बच्चे खाते हैं, यहां तक कि तुम्हारा कुत्ता बिल्ली गाय भैंस भी नहीं खाएगा। तुम वो सरकारी मास्टर हो जिस, किसी सरकारी स्कूल के मास्टर का बच्चा, अब कुछ एवरेशन होंगे, 99% सरकारी स्कूल के मास्टरों का बच्चा उनके स्कूल में नहीं पढ़ता है। और इनको खुद को नौकरी सब सरकारी चाहिए, परंतु सारी सर्विस इनको प्राइवेट चाहिए। सरकारी बस में ये नहीं बैठना चाहते, सरकारी एयरलाइंस में ये नहीं बैठना चाहते, सरकारी अस्पताल में ये नहीं बैठना जाना चाहते। ठीक, मतलब कुछ भी इनको सरकारी नहीं चाहिए, सेवा के नाम पे अपनी नौकरी खुद की सरकारी चाहिए। बीएसएनएल का कर्मचारी भी बीएसएनएल का सिम यूज नहीं करता, सिम वो भी जियो का यूज करता है, पर नौकरी, अच्छा उसको बोलो कि भाई तू जियो का सिम यूज करता है, भाई एक काम करना तो जियो में नौकरी कर ले ना, नौकरी में बीएसएनएल में करूंगा। सरकारी अस्पताल का कर्मचारी अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में कराता है। तो नौकरी इनको सरकारी चाहिए, परंतु सर्विस सारी की सारी प्राइवेट चाहिए।
जी। कुछ दिन पहले की बात है सर। और अच्छा, ये सरकारी नौकरी की इच्छा रखने वाले और उसको बहुत स्ट्रांगली उसको मांगने वाले लोग, उसके लिए हल्ला दंगा सब कुछ करने वाले लोग। और अभी आपने कहा कि क्यों नहीं बीएसएनएल की नौकरी छोड़ के जियो में कर लेते, सर ये ब्लास्फेमी है, लोग आपकी गर्दन काट ले जाएंगे आपकी इस बात पर। ये ब्लास्फेमी है। देखिए, ठीक है। बहुत बड़ा गंभीर डिस्कशन हो गया। और आप लोग ना, या आप लोग साजिश के तहत ना मुझको यहाँ बिठा लेते हैं और मुझसे बहुत कड़वा कड़वा बुलवाते हैं, और मेरे दर्शक में कुछ तो सरकारी नौकरी वाले होंगे, वो सब आज आपने मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर आज जो है नाराज करवा दिया आप लोगों ने। तो मैं अब लेट मी फिनिश दिस टॉक ऑन अ लाइटर नोट। तो साहब एक बार क्या हुआ कि फेसबुक पे ना, एक हमारे कुछ फेसबुक पे जितने ये सरकारी मास्टर है ना, ये मुझसे बहुत चिढ़ते हैं और मुझे बहुत गरिया आते हैं कि पलवनवा जना हमारे बहुत गरिया वाला। तो वो जहां जब मौका पाते हैं तो मुझे रगड़ देते हैं। तो एक दिन बोले क्या गवर्नमेंट हमारे साथ अत्याचार करती है। मैंने कहा क्या अत्याचार करती है भाई? तो बोला कभी जनगणना में ड्यूटी लगा देती है, कभी कहीं लगा देती है, कभी कहीं, तो हम चुनाव ड्यूटी नहीं करूंगा, हमको चुनाव ड्यूटी में लगा दिया। मैंने कहा सर लोग तनख्वाह ले 80,000 काम करे कि कुछ ना है। बोला हम लोग कब पढ़ाएंगे? तो मैंने उनको एक स्टोरी सुनाई, और एकदम सच्ची कहानी है। मेरे गुरुजी थे मेरठ के पास, सरधना है, सरधना के पास उनका गांव है कालिंदी। तो गुरुजी के पिता, पुरानी बात है, 30-40 साल पुरानी बात है, तो गुरुजी के पिताजी के पास एक भैंस थी, 18 लीटर दूध देती थी, बहुत तगड़ी भैंस थी। तो तब उस भैंस की हुई एक पाड़ी। तो जब पड़िया हुई और 18 लीटर दूध की भैंस की पड़िया हुई, तो बड़ी सुंदर बड़ी अच्छी पाड़ी हुई तब। तो पिताजी जो थे उन्होंने कहा कि ये अपने घर की पाड़ी हो गई। तो उन्होंने उसको खूब दूध पिलाते थे, पूरा मतलब 2 थन उसको पिलाते थे। मतलब जो पाड़ी अब 9-10 लीटर दूध पी के तैयार हुई तो कितनी तगड़ी हुई, तो बहुत तगड़ी पाड़ी हो गई। खूब उसकी सेवा हुई था। तब सेवा हो गई, सारी बात हो गई, अब 1-1.5 साल की होगी, तो अब तो उसको धना जाना चाहिए। तो सब वो उसके कंसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम था, वो कंसीव नहीं करती थी, मतलब उसको गर्भ रुकता नहीं था। तो साहब 2-2.5 साल की हो गई थी, 3 साल की हो गई, 4 साल की हो गई, कई बार जो है वो उसको उन्होंने वो भैंसा दिखाया, पर वो कभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो जब 5-6 साल की हो गई, तो फिर उनके बेटों ने कहा कि भाई ये तो अब इसको इस ठाठ मार, ठाठ बोलते हैं जिसको बच्चा नहीं है उसको ठाठ बोलते हैं। तो बोले इस ठाठ को अब हम क्या करें, इसको हटाओ खूंटे से। अब दादाजी ने था वो बड़े लाड़ प्यार से पाली थी। तो उन्होंने कहा यार देखो भाई बात ऐसी है, अगर ये तुम्हारे खूंटे से हट गई तो यार ये जाएगी सीधे स्लॉटर हाउस। और मैंने यार इसको अपने बच्चों की तरह पाला है। बोला फिर क्या करें? बोला इतनी ठंडी है, इसको बुग्गी में जोड़ दो, भैंसा गाड़ी। मतलब उनकी 100-150 एकड़ की गन्ने की खेती है मेरे गुरुजी की। तो साहब गन्ने का सीजन था, उन्होंने वो अपनी पड़िया जो है भैंसा हटा के बुग्गी में जोड़ दी। और बताते हैं सर इतनी तगड़ी थी कि भैंस को बुग्गी की ऊपर तक भरी हुई बुग्गी गन्ने की खींच के ले जाती थी, इतनी तगड़ी थी। और पूरे सीजन उन्होंने वो बुग्गी में जोड़ी था। तो अब एक पूरा एक सीजन इतना दिन रात मेहनत की, तो उसकी जितनी एक्स्ट्रा चर्बी थी ना वो हट गई। वो हटते ही एक दिन बुढ़ऊ बोले कि यार ये मुझे कुछ प्रेग्नेंट सी लग रही है। बोले अरे ये ठाठ कहाँ प्रेग्नेंट होती? बोले भाई मैं बुढ़ा हो गया, मैं बालक थोड़ी ना हूं तो तुम्हारी तरह, यो प्रेग्नेंट है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर ने चेक किया, बोले हाँ जी ये तो प्रेग्नेंट है। तो साहब फिर वो भी आई, और उसने पहले बयान में 14 लीटर दूध दिया था, उसके बाद वो बताते हैं कि 8-10 बयान उनके यहाँ भी आई। तो फिर मैंने सरकारी मास्टरों को ये कहानी सुनाता हूँ। मैंने भाई तुम हो उस ठाठ पड़िया की तरह, पढ़ाना लिखाना तो देखो तुमने है नहीं। अब सरकार तुम्हारा करे क्या? अगर तुमको हटा देगी मतलब स्लॉटर हाउस भेजे, तो तुमको सरकार बुग्गी में जोड़ देती है। कभी तुमसे जनगणना कराती है, कभी तुमसे और काम लेती है। अरे साले पढ़ाना लिखाना नहीं है, चलो मिड डे मील ही बनाओ। पढ़ाओगे तो तुम हो नहीं, चलो चुनाव ड्यूटी करो। तो मैंने कहा तुम पढ़ाओगे भी नहीं और चुनाव ड्यूटी भी नहीं करोगे भाई। चुनाव ड्यूटी कायदे से कर लो, नहीं तो उसने हटा दिया ना तो सीधे स्लॉटर हाउस जाओगे। तो साहब ये सरकारी नौकरी वाले जितने हैं, इनको ये समझाने की जरूरत है
ये रिफॉर्म करने की जरूरत है कि सरकारी नौकरी में अगर काम नहीं कराओगे तो सरकार स्लॉटर हाउस भेज देगी। आई समझ में? ऑन नहीं अ बिल्कुल। लाइटर और नोट। आप, हाँ जी बिल्कुल। और बिकॉज आप का अनुभव रहा है, आप यू हैव बीन अ टीचर फॉर अ वेरी लॉन्ग या, टाइम। आपने या। बच्चे पढ़ाए हैं और वो बच्चे आज बहुत अच्छी मैंने पोजीशन पे हैं। सरकारी नौकरी छोड़ के हाँ दिल्ली में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच की नौकरी छोड़ के 17 साल अपने गांव में बच्चे पढ़ाए हैं। हाँ, वो एक कहानी मैंने अलग मजबूरी है। में, मैं टीचर नहीं रहा हूं कि अगर हाँ कुछ नहीं मिला एग्जैक्टली। तो चलो टीचर बन जाओ। नो, आई वॉज नॉट ए गवर्नमेंट स्कूल टीचर। हम्म। आपने अपना ही स्वतः अपना शुरू किया था वो, बिल्कुल। मैं उस चीज का जिक्र इसलिए करना चाह रहा था कि हो सकता है कुछ दर्शक हमारे जो है ये कह रहे हो कि भाई बाहर से ये बात कहना ना बड़ा आसान है कि सरकारी नौकरी सरकारी जो है शिक्षक वो पढ़ाता नहीं है, पढ़ाना नहीं जानता। और पढ़ाई क्या होती है आप क्या जाने, या कैसे पढ़ाना होता है, कितना मुश्किल होता है। तो यू हैव बीन देयर नहीं डन दैट, नहीं, वो आप कर चुके। आई हैव बीन इन टीचिंग फॉर द लास्ट 35 years। तो गांव हाँ, के यू बच्चों को ही मैं पढ़ा रहा हूँ। जी। तो बस मेरे ख्याल से काफी चर्चा हो गई है, काफी सारे एंगल्स इस हाँ, पे देखे गए। ऑलमोस्ट पर 42 हाँ, मिनट ये जो सामाजिक थॉट है, ये जो पूरा सोसाइटी का थॉट है, इसको शनै 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 चेंज करते रहने की जरूरत है कि यूएस सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है और वहाँ प्योर प्राइवेटाइजेशन, प्योर कैपिटलाइजेशन, खैर मैं प्योर प्योर कैपिटलिज्म के भी बहुत ज्यादा उसमें नहीं हूँ। बट द पॉइंट इज कि हाँ, ग्रोथ होगी उसी पे जब प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट लोग अपने फुल पोटेंशियल, फुल एफिशिएंसी का इस्तेमाल करेंगे। और जिस दिशा में जैसा, जब जैसा स्किल उनको मिले, लाइफ बहुत बड़ी होती है, 35 साल बहुत ज्यादा टाइम होता है। तो आपका एक पर्सनल ग्रोथ भी होना चाहिए, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होना चाहिए। वो सरकारी नौकरी के सिस्टम में कहीं जाके कुंद हो जाता है। पॉइंट इज कि ये जो सामाजिक थॉट है, माता पिता, बच्चों, टीचर सबके मन में है, और मैं गलती नहीं दूंगा, वो पीयर प्रेशर में भी कई लोग आ जाते हैं। ये धीरे धीरे बदलने की जरूरत है कि अगर देश को बढ़ाना है, खुद को भी बढ़ाना है, दोनों साथ में ही चलेगा। तो बेहतर है जो आप कहते हैं कि नौकरी देने वाले बनने का प्रयास करो, ना कि मांगने वाले का। और सरकारी नौकरी मांगने का तो बिल्कुल प्रयास मत करो। चलिए सर, इस नोट पे आई थिंक वी शुड एंड नाउ। बहुत जी। अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बाकी थैंक यू अगर भाई, अगर मैंने वो एक कड़वी ज्यादा खरी खरी कह दी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ अपने दर्शकों से भी। पर सच्चाई यही है। थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। सारे और डिस्क्रिप्शन। दद्दा की खरी खरी चैनल के भी सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि प्रारब्ध को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इनको भी जो है वो बेल आइकन दबा के, जिससे कि आपको इनके प्रारब्ध के सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। क्योंकि प्रारब्ध मेरे अलावा और बहुत सारे अच्छे अच्छे विद्वानों के साथ वीडियोस बनाता है। मेरे साथ तो ये एक वीडियो बनाते हैं, बाकी 9 अन्य विद्वान भी हैं। और ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस आपको प्रारब्ध पे लगातार मिल रही हैं। जी और जैसे अभी जो रंजय भाई ने जो वीडियो बनाया, कमाल का वीडियो बनाया है कि कैसे जी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के पथ पे यूपी चल रहा है। ऐसी शानदार वीडियो के लिए प्रारब्ध को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड नाइट। थैंक यू जी।